गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैसे हैं। मैंने आप लोगों को कल काम दिया था संगम कालीन साहित्य तैयार करने के लिए। उसमें से प्री में कभी कभी एक दो क्वेश्चन आता रहता है, यूपी पीसीएस में भी आता रहता है और कभी कभी यूपीएससी भी इसके ऊपर क्वेश्चन को रख देती है। अन्य जो कंपटीशन के एग्जाम हैं प्राय इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आता है, परंतु वहां भी कभी कभी देखा जाता है क्वेश्चन। लेकिन यूपी पीसीएस और यूपीएससी में ये हर दूसरे तीसरे साल पे इसलिए क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते नई मेंस के लिहाज से, तो कम से कम प्री के लिहाज से तो इसको आपको पढ़ना ही लेना चाहिए। अब संगम साहित्य शुरू होने से पहले एक चीज मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि संगम साहित्य जो शुरू हुआ, साहित्य मतलब पढ़े लिखे लोग जो पढ़ते होंगे, जो लिखते होंगे, जिनका चिंतन मनन होगा उस स्तर का, वही साहित्य का निर्माण करेंगे। क्या इतिहास शुरू से ऐसा रहा है? शुरू से तो कोई भी नहीं पढ़ता लिखता रहा है। तो कहां हम संगम तक पहुंचे कैसे? तो संगम तक पहुंचने के लिए हम पर पहले जाएंगे जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल। ये अलग टॉपिक है, मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। अब नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में, विशेषकर जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो हम दक्षिण भारत इसको मान लेते हैं, पहले 4 राज्य होते थे, आजकल अब 5 राज्य जो हैं दक्षिण भारत के, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों 5 राज्यों में दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद एक विशेष संस्कृति देखने को मिली जिसे हम लोग महापाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। कौन सी संस्कृति कहते हैं? महापाषाण कालीन संस्कृति। तो संगम को समझने के लिए हमको इस संस्कृति को समझना आवश्यक है। कभी कभी इससे भी प्रश्न आता है। अब महापाषाण कालीन संस्कृति क्या थी? महापाषाण कालीन संस्कृति नवपाषाण के बाद और संगम युग के बीच की संस्कृति है। ये संगम माने पढ़े लिखे लोग और महापाषाण काल ये प्री लिटरेरी लोगों के द्वारा बनाई गई थी। ये उस समय लोग पढ़ना लिखने का विकास नहीं हुआ था जब ये महापाषाण कालीन संस्कृति थी। ये पहली चीज आपको नाम से देख करके लिख रहा कि इसमें पाषाण का कुछ न कुछ रोल है, कुछ न कुछ पाषाण है, इसमें पत्थर है कहीं ना कहीं, तभी पाषाण आया। अब पत्थर क्या है, पत्थर का क्या काम है? तो प्राचीन काल में हम कुछ न कुछ सिंबॉलिक लेकर के किसी न किसी चीज को, संस्कृति की पकड़ करके हम उसका नाम लिख दिया करते थे, संस्कृति का नाम लिख दिया करते हैं आज की तारीख में। तो इसको महापाषाण इसलिए कहा गया इस संस्कृति को क्योंकि दक्षिण भारत में उस समय जो संस्कृति का विकास हुआ वो अपने समाधियों के लिए, जो लोग इसके मर जाते थे उनकी समाधियों के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया करती थी, इसलिए इसको महापाषाण कालीन संस्कृति कह दिया गया। बस समाधि स्थल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके जो संस्कृति को चिन्हित किया गया वही महापाषाण कालीन संस्कृति है। नाम से स्पष्ट हो गया महापाषाण कालीन क्या है। अब महापाषाण कालीन संस्कृति थी, इसका ये मेन रूप से समाधान की ही संस्कृति है। ये समाधान के कारण ही नाम पड़ा है। अब समाधान के कारण किस लिए नाम पड़ा है? समाधान के कारण इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो इनकी समाधि, ये लोग क्या करते थे, अपने शवों को जानवरों को खाने के लिए फेंक देते थे। फिर उसके पश्चात क्या होता था, खाने के बाद में जानवरों से जो हड्डियां अवशेष रह जाती थी उन हड्डियों को ये लोग समाधियां बना दिया करते थे और उनके साथ में बर्तन, खान पीन की सामग्री, उनके पहनने के कुछ और आभूषण वगैरह रख देते थे और उनको सुरक्षित रखने के लिए
कि युगों युगों तक ये सुरक्षित बनी रहें, उसके लिए ये लोग बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। यही है महापाषाणकालीन संस्कृति, और कुछ खास नहीं है। अब महापाषाणकालीन संस्कृति में आगे क्या है कि महापाषाणकालीन संस्कृति, इस संस्कृति का विस्तार सिर्फ यहीं पर नहीं है। महापाषाणकालीन संस्कृति महाराष्ट्र के नागपुर से प्रारंभ होती है। ये नागपुर से प्रारंभ होकर के तमिलनाडु में एक जगह आदि चन्नलूर जगह पड़ती है। शायद हम लोग के कुछ प्रोनाउंसिएशन में इस पार्ट को पढ़ते हुए थोड़ी बहुत दिक्कतें हों, क्योंकि ये तमिल शब्द हैं, थोड़ा हमारे उत्तर भारत से शब्दों से अलग हैं, उनका व्याकरण अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उतना आप लोग को बियर करना पड़ेगा। तो आदि चन्नलूर से नागपुर के बीच बहुत बड़े विस्तृत एरिया में फैली हुई थी ये संस्कृति। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हमको संगमकालीन पढ़ना है, महापाषाणकालीन संस्कृति आज नहीं पढ़नी है। बस शॉर्ट में जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी महापाषाणकालीन संस्कृति। एक तो इसके समाधि स्थल, इसके समाधि स्थल थे, वो इसकी विशेषता थी। विशेषताएं किस लिए? उनके समाधि थे। ये ज्यादातर जो समाधि स्थल थे ये ज्यादातर ये ऊंचाइयों पर, पहाड़ियों की ढलानों पर, पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर, पठारों पर, इनके ऊपर बनाए गए। और इनके नीचे में प्रायः क्या होते थे, या तो दोनों तरफ तालाब होता था, एक तरफ तालाब होता था, एक से ज्यादा भी हो सकते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मतलब नीचे कोई ना कोई प्राणी का स्रोत होता था और ऊपर में समाधि स्थल होते थे। अब इन स्थलों का क्या इन लोगों को ये जल की क्या आवश्यकता पड़ी? तो जल की आवश्यकता से स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल कि ये लोग कृषि करते थे और कृषि के बहुत बड़े जानकार थे। इनके समय में रागी, चावल, जौ ये सब फसलें उगाई जाती थी और ये लोग बृहद मात्रा में पशुओं का पालन करते थे, बहुत बड़ी संख्या में पशुओं का पालन करते थे, जिसके कारण आज भी जितने भी महापाषाणकालीन स्थलों की खोज हुई है ज्यादातर में जला हुआ गोबर बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, गोबर प्राप्त होता है, गोबरों के ढेर प्राप्त होते हैं, जो जल गए राख के ढेर प्राप्त होते हैं, कुछ में प्राकृतिक रूप से, कुछ में समय के साथ में जो राख के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो ये इसकी पहली वो है महापाषाणकालीन की विशेषता। फिर इस संस्कृति के चिन्ह कहां कहां प्राप्त हुए हैं? तो ब्रह्मगिरी, मास्की ये कर्नाटक में दोनों पड़ते हैं। ब्रह्मगिरी और मास्की ये सबसे फेमस स्थल है कर्नाटक के, ब्रह्मगिरी और मास्की महापाषाणकालीन स्थलों में ये देखा जाए। फिर पुदुकोट्टे, चिंगलकुत्त और शामूर ये कुछ तमिलनाडु के एरिया हैं जो कि महापाषाणकालीन स्थलों में हमको परिलक्षित होते हैं या दिखाई देते हैं, जहां पर महापाषाणकालीन स्थल दिखाई देता है। अब किसी संस्कृति को और कैसे जानेंगे? फिर इनकी एक विशेषता थी कि ये समाधि स्थल थे, गोबर, कृषि, पशुपालन, ये इसकी विशेषता थी। अगली इसकी क्या विशेषता थी? यह लौह युगीन संस्कृति थी। यह प्राचीन काल की हड़प्पा के जैसे ताम एवं कांस्य युगीन संस्कृति नहीं थी। ये लोग लौह का प्रयोग बहुत अच्छे से जानते थे। इन्होंने लोहे के अस्त्र शस्त्र भी बनाए, कृषि में उत्पन्न होने वाले, कृषि में जो जरूरत होती है ऐसे यंत्र भी बनाए। इन्होंने लोहे का प्रयोग दोनों जगह किया, भाला, चाकू, तलवारें, कुल्हाड़ी, फावड़ा, ये सब चीजों का लौह युगीन संस्कृति, ये लौह से इन लोगों ने महापाषाणकालीन संस्कृति में बनाया। फिर किसी संस्कृत को जानने के लिए एक पक्ष इसका और हमारे अपने इतिहास में प्रयोग किया जाता है, इसके बर्तन। तो ये महापाषाणकालीन जो संस्कृति है इसमें काले एवं लाल मृत भांड प्राप्त हुए। काले ब्लैक एंड रेड वेयर क्या थे? ये बड़े विशिष्ट तरीके से बनाए जाते थे। ये जैसे उत्तर भारत के काले और लाल मृत भांड थे वैसे नहीं थे। इसमें क्या करते थे ये लोग, एक कच्चा चाक के ऊपर बनाते थे बर्तन, चाक के ऊपर बर्तन बनाया, उसके ऊपर से पॉलिश कर दी और उसको उल्टा करके ये लोग पकाने के लिए रखते थे। तो क्या होता था, अंदर धुएं से पकता था, तो उसमें अंदर का जो पूरा एरिया होता था वो काला हो जाता था और मुंह के पास काला हो जाता था, जबकि ऊपर पूरा आपके कारण लाल हो जाता था।
तो इसीलिए काले एवं लाल मुद्राण जो संस्कृति है विशिष्ट है इनकी। ये उत्तर भारत में नहीं देखने को जनरली मिलती इस टाइप की संस्कृति है, इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है महापाषाण काल की। फिर इस संस्कृति का टाइम जनरली इसको ईसा पूर्व 1000 साल से लेकर के पहली शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। 1000 वर्ष से पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक का इसके समय को माना जाता है। तो ये हमारी महापाषाण कालीन संस्कृति थी। ये हमने छोटा से बिल्कुल सबसे ब्रीफ में बताया ताकि आप लोग समझ जाएं और इसके बाद की निरंतरता को ताकि मेंटेन करते रहें। अब हम लोग अगले एपिसोड में संगम युग पढ़ेंगे, जिसको आपको बहुत जल्दी ही वो एपिसोड संगम युग का प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।